लास्ट क्लास में हमने कॉशी रेसिड्यू थ्योरम पढ़ ली थी और कॉशी रेसिड्यू थ्योरम ने हमें क्या बताया था स्टूडेंट्स कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज कंटूर C के अंदर विश्लेषिक है यानी एनालिटिक है, कुछ पॉइंट्स Z1, Z2 सो ऑन Zn को छोड़कर, तो हमने इसे छोटे छोटे सर्कल से कवर किया और वो सर्कल इतने छोटे थे कि सभी सर्कल इस C के अंदर हों और एक दूसरे को ना काटें। तो इस इंटीग्रेशन ओवर C FZ dz की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? 2 पाई आयोटा इंटू इन सभी सिंगुलैरिटी, इन सभी विचित्रताओं पर जो अवशेष आएगा यानी रेजिड्यू आएगा। ये हमने रिजल्ट निकाला था। हमें जरूरत तो नहीं पड़ रही, बट इसके आगे एक और इसकी क्रॉलरी दे रखी है। वो क्रॉलरी क्या कहती है कि पूरे फाइनाइट प्लेन पर, फाइनाइट प्लेन का मतलब चाहे इसके अंदर हो या बाहर हो सिंगुलैरिटी, जबकि इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए केवल इसके अंदर की प्रॉब्लम पे जिक्र होता है, इसकी बाहर प्रॉब्लम है या नहीं हमें उससे कोई जिक्र मतलब नहीं। मतलब सपोज कोई ऐसा पूछे मॉड z इक्वल टू आपको दे दे 3/2 और आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, ये वैल्यू है, पूछा नहीं जाएगा, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो उन्होंने क्या बोला है, अब इस कंटूर के अंदर केवल एक ही सिंगुलैरिटी है, वो है z बराबर 1। इस कंटूर के अंदर केवल एक सिंगुलैरिटी है z बराबर 1। उस z बराबर 1 पे रेजिड्यू निकालें, 2 पाई आयोटा से गुना करें, आपका आंसर आ जाएगा। और रेजिड्यू कैसे निकालते हैं z बराबर 1 पर, जो कि सिंपल पोल है। तो रेजिड्यू ऑफ fz एट z इक्वल टू 1 क्या होगा? लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू fz। लिमिट z टेंस टू 1 कटेगा तो 1 अपॉन z माइनस 2 बच जाएगा, 1 पुट किया तो -1 बच गया। अब 2 पाई आयोटा इंटू -1 आपका आंसर आ गया। इसको इससे कोई मतलब नहीं था कि बाहर भी कितनी सिंगुलैरिटी पड़ी है, केवल इस क्लोज कंटूर के अंदर जितनी सिंगुलैरिटी यानी विचित्रताएं पड़ी हैं उन सब पे रेजिड्यू निकालें, उनका टोटल करें और 2 पाई आयोटा से गुना करें, आपको समाकलन का मान मिल जाएगा। ये हमारी पिछली थ्योरम थी, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, कॉशी अवशेष प्रमेय। ये स्टूडेंट को एक्सेप्ट करो जो भी है, कॉशी अवशेष प्रमेय जी। और यही बात है। इसके बाद अगली क्रॉलरी है, उससे मैं करवा नहीं रहा हूं, बट जस्ट मैं आपको बता देता हूं वो क्रॉलरी क्या कह रही है। वो क्रॉलरी कह रही है कि पूरे फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में जितनी सिंगुलैरिटी है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, पूरी फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में जितनी सिंगुलैरिटीज हैं उन सभी सिंगुलैरिटीज पर रेजिड्यू निकालें, जितनी भी है उनका टोटल, चाहे वो अंदर है चाहे बाहर, जबकि इंटीग्रेशन की वैल्यू अंदर वाली सिंगुलैरिटीज पे रेजिड्यू का टोटल देती है, प्लस अकेली इन्फिनिटी पे जो रेजिड्यू है उसका टोटल 0 आता है। ये इसी रिजल्ट के कारण एक बार क्वेश्चन करते हुए मैंने बता दिया था कि अगले का रेजिड्यू क्या आने वाला है। वो कई बार इसकी मदद से हो जाता है, कई बार इसकी मदद से हो जाता है। और कॉशी समाकलन सूत्र के जो लंबे लंबे कई बार क्वेश्चन होते हैं वो कई बार इस फॉर्मूले से जल्दी हम कर सकते हैं। वो मैं करके भी दिखा सकता हूं वैसे तो, जैसे मैं एग्जांपल ही देके दिखाता हूं आपको। सपोज कीजिए आपके पास कॉशी समाकलन सूत्र में एक क्वेश्चन ऐसा था, अगर आपको याद हो तो आपका एक क्वेश्चन ऐसा था, आपने कॉशी समाकलन सूत्र से क्या किया था, इसके फैक्टर बनाए और 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। उस क्वेश्चन में ऐसा कही, क्या याद है ऐसा क्वेश्चन? क्या ऐसी कोई चीज याद है जीवन में कभी पढ़ी थी? मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या ऐसा कुछ मुझे याद है? यस सर, चलो बढ़िया है, याद है तो उसका मैंने अलग अलग उसको किया और उन पे कॉशी समाकलन सूत्र का फॉर्मूला लगाया। अब ये आप देख रहे हो इसके 4 रूट आएंगे और इसे क्या कहते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं इसके रूट निकालेंगे
तो इकाई का फोर्थ मूल जो कि आपका +-1 और प्लस आयोटा आएगा, +-1 और प्लस आयोटा आएगा, +-1 आएगा और प्लस आयोटा आएगा। तो अब मैंने क्या किया, जब चारों रूट अंदर है तो समाकलन का मान ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 पाई आयोटा इंटू उन चारों सिंगुलैरिटीज पर रेजिड्यू का टोटल, उन चारों सिंगुलैरिटीज पे, क्योंकि चारों सिंगुलैरिटी अंदर ही है। कॉशी रेजिड्यू थ्योरम हमें समाकलन का मान निकाल के देती है, बट जितनी सिंगुलैरिटी अंदर है उन पे रेजिड्यू का टोटल कर दो। बट अब चार सिंगुलैरिटी पे रेजिड्यू निकालना तो बिल्कुल कॉशी समाकलन सूत्र जैसा ही लंबा है कि मैं z बराबर, पहले इसको अलग अलग कर दूं, z-1, z+1, z माइनस आयोटा, z प्लस आयोटा। वो मैं कैसे निकालता, रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 क्या होता, z-1 इंटू एफ जेड, जो कि क्या होता, बचा हुआ ये बच जाता, पुट करता 1/4, और यही काम फिर मैं 1 के लिए करता, -1 आयोटा माइनस आयोटा सबके लिए करता, और मेरा आंसर आता, जो भी आंसर आना था मेरा आंसर आना था। यहां मैं क्या करता कि मुझे पता है पूरे फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन पे ये चार ही सिंगुलैरिटी है, इनका टोटल और अकेला इन्फिनिटी पे रेजिड्यू का टोटल निकाल दिया जाए तो आंसर 0 आता है। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दी, वो 1 थी। नाउ अब इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकाल रहा हूं, इन्फिनिटी पे रेजिड्यू क्योंकि नीचे वाले की डिग्री बड़ी है तो -z गुना कर दिया जाता है, -z इंटू एफ जेड, और सॉल्व करोगे लिमिट लगाने पर तो 0 आएगा, तो ये 0 आ गया तो इसका टोटल भी 0 आ गया, तो नंबर 2 से आंसर 0 आ गया तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। मुझे ये निकालना था, इसका टोटल क्या आ गया, 0। तो ऐसे मैं कई बार कॉशी थ्योरम में इस क्रॉलरी का यूज करके समाकलन के क्वेश्चन आराम से निकाल सकता था इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे। समझ रहे हो, मतलब इस क्रॉलरी की क्या एडवांटेज है, समाकलन निकालने में मदद करता है वो मेरी। इसका अगले पेज पे भी है, ठीक है, साथ में नहीं हंसते, एक साथ पूछ के देखना उससे, पहले बोल लगा दो। सो फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने जस्ट वैसे ही बता दिया कि कोई, ठीक है जो भी है, ये रिजल्ट बस याद रख लेना, ऐसे साइड में लिख दो, यहां लिख देना सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ ऑल सिंगुलैरिटीज इन फाइनाइट प्लेन। सी के अंदर बाहर से कोई मतलब नहीं, परिमित तल पर सभी विचित्रताओं के अवशेषों का योग, परिमित तल पर सभी विचित्रताओं के अवशेषों का योग, ये है। ये रिजल्ट आप कॉपी में जो ऊपर छोटी सी जगह होती है वो लिख देना, और याद रखने योग्य है, याद रखने योग्य है। खैर मैं इसको परिमित तल पर सभी विचित्रताओं के अवशेषों का योग, क्या लिव इट। मैं आगे बढ़ता हूं अगली थ्योरम पे, दिखा दें अगली थ्योरम बच्चों को, नोट कर लें, थोड़ा बड़ा कर दें, और अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है बच्चों के लिए। सो एक बार इसका थ्योरम का प्रूफ देखेंगे तो काफी भयंकर दिया हुआ है, बट मजे की बात है कि कोटा में तो 2017 में आ गया है, एमएससी में देखो, कोटा में इसका मतलब ये बुक एमएससी में लगती है, आप देख रहे हो, कोटा में एमएससी में आया 2017 में, तो ये भी आपको समाकलन का मान निकालने में मदद करती है, बट इस टाइप के फंक्शन का।
एक बार बच्चे स्टेटमेंट कर लें, तब तक मैं लिखूं, तब कर लेना, ठीक है। सो स्टेटमेंट फटाफट नोट कर लें। इससे बेनिफिट है कि मुझे सबसे बोरिंग काम लगता था ऐसे क्वेश्चन लिखना, वो नहीं लिख रहा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं सीधा अपने मुद्दों पे आ सकूंगा। तो स्टेटमेंट आपके सामने है, प्रॉपर है, वरना बार बार बुक में देखना पड़ता है क्या स्टेटमेंट है। एफजेड एनालिटिक है कहाँ? सी जो कि क्लोज कंटूर है, उसके अंदर और ऊपर, केवल कुछ पोल को छोड़कर जो कि अंदर है, ठीक है। और एफजेड जीरो नहीं है बाउंड्री पर, ऑन सी। एन और पी क्या है? नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ पोल। और कह रहे हैं जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब है अगर मान लो 2 पुट करने पर फंक्शन में 0 आ रहा है और ऐसा 2 10 बार है, तो आप ये नहीं कहोगे कि इसका एक रूट है, वो रूट 10 बार गिना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर उसे 10 बार गिना जाता है तो इस n का मतलब अगर वो 10 हो जाता है तो इस समाकलन का मान इन दोनों का माइनस आएगा। तो एक बार मुझे कमेंट में बता दें अगर नोट कर लिया है तो, अगर नोट कर लिया है तो एक बार कमेंट में बता दें। सर पेज नंबर कितना है भाई? पेज नंबर का क्या है? 300 है मेरे पास, तो 329 है मेरे पास। हाँ हो गया स्टूडेंट्स, हटा दूं इसको? मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डन। तो ठीक है, हटा दीजिए बच्चों को, मेरा मतलब बच्चों को नहीं, हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो आप देख सकते हैं इसका प्रूफ बुक में देख के ही पता लग रहा होगा आपको, काफी सेहतमंद प्रूफ लग रहा है। खैर मैं बढ़ता हूं प्रूफ की तरफ। तो इन्होंने कहा है बेसिकली इंटीग्रेशन एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड इंटू 1/2 पाई आयोटा का मान केवल और केवल कितने पोल हैं और कितने जीरो हैं इनके माइनस से ही पता लग जाएगा। कितना अच्छी चीज है। सो खैर देखिए, माना एफ जेड, इसकी सिंगुलैरिटी केवल और केवल पोल है सी के अंदर। माना एफ जेड z बराबर a पर, माना fz का z बराबर a पर m कोटि का शून्य है। माना fz का z बराबर a पर m कोटि का शून्य है, क्योंकि उसने n को क्या बोला है, कितने शून्य हैं। अगर fz का z बराबर a पर m कोटि का शून्य है तो इस fz को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट करूं तो z बराबर a कितनी बार आ रहा है, जब इक्वल टू 0 करते हैं तो दिस बराबर 0 और दिस बराबर 0, यहां से a m बार आ रहा है, बट यहां से a नहीं आन निकलना चाहिए। तो अगर m ऑर्डर का 0 होता है तो फाई a 0 नहीं होता है, तथा फाई जेड, और ऐसा भी नहीं है कि नीचे जेड माइनस ए बन गया फाई जेड, कुछ ऐसा हो कि कट के एक और ऑर्डर कम हो जाए। फाई जेड जेड बराबर ए पर विश्लेषिक है, तभी हम कहते हैं जेड बराबर ए पर एम कोटि का शून्य है। वरना पता लगे फाई जेड में एक 1/z माइनस ए छुपा है तो कटने से और कम हो जाएगा। माना fz का z बराबर a पर m कोटि का शून्य है, देयरफॉर fz को ऐसा लिखा जाएगा, जहां ये भी z बराबर a पर 0 नहीं है, क्योंकि ये भी 0 हो गया तो m तो यहां है, यहां से भी निकल आएगा एक और, जैसा आप आज तक z इंटू साइन जेड में करते थे। एक तो z बराबर 0 पे 0 है, साइन जेड भी एक 0 छुपा के बैठा है, तो 2 ऑर्डर का 0 या पोल हो जाता था, जो भी है। अब मुझे f डैश z अपॉन f z पूछा है
और एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड कैसे आता है, लॉग एफ जेड का डेरिवेटिव। तो नंबर 1 में लॉग लेने पर नंबर 1 में दोनों पक्षों को में लघु गणकीय करने पर लॉग एफ जेड लॉग, सिंपलेस्ट प्रूफ लिखूंगा मैं, बहुत इक्वल्स टू mod of 1 upon x minus 1 upon y which is equal to mod of 1 upon y minus 1 upon x, है ना, mod of 1 upon y minus 1 upon x and that means d of y comma x. This is same as d of, कलन करने पर सॉरी नंबर 2 को z के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log का डेरिवेटिव क्या है 1 by z। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दैट z, तो एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड आ गया जो मुझे चाहिए था, log z का 1 by z, नाउ इसका डेरिवेटिव 1, log का 1 by z, अब इसका डेरिवेटिव, ये विश्लेषिक है ही, z बराबर a पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देख रहे हो जेड एफ जेड का जो शून्य था, एफ जेड का जो शून्य था z बराबर a में, वो भी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड के लिए पोल का काम कर गया, यानी अनंत तक का काम कर गया। और बेसिकली इंटीग्रेशन होता किसके बराबर है, जितने भी आपको पोल मिल रहे हैं उन पे रेजिड्यू निकालो, उनका टोटल, यही तो कॉशी रेजिड्यू थ्योरम कह रही है। आवाज आ रही है ना, हाँ ठीक है, बस 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 बस। तो नंबर 2 को z के सापेक्ष मैंने अवकलन किया, ऐसा आ गया। अब सुनिए, एफ जेड का जो z बराबर a पर शून्य था, वो भी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड के लिए पोल का काम कर गया। जो एफ जेड का z बराबर a पर शून्य था, वो भी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड का तो पोल का ही काम करा है। और अगर आपको इंटीग्रेशन एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड निकालना है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आयोटा इनटू सभी सिंगुलैरिटीज पे रेजिड्यू। तो रेजिड्यू निकालना, और रेजिड्यू होता क्या, अगर z बराबर a पे मैं रेजिड्यू की बात करूं तो इसके 1 अपॉन जेड माइनस ए का गुणांक ही रेजिड्यू होता है, 1 अपॉन जेड माइनस ए का गुणांक ही रेजिड्यू होता है। देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड एट जेड बराबर ए हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा कि आपके पास फंक्शन एफ जेड के जिस पॉइंट पर शून्य मिलेंगे और जितने जितने ऑर्डर के शून्य मिलेंगे, वो सारे एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड के लिए पोल बनते जाएंगे और उनका रेजिड्यू क्या क्या होता जाएगा। और जैसे ही एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड के लिए सिंगुलैरिटी मिलेगा, तो आप समझ रहे हो, अगर एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड के लिए सिंगुलैरिटी निकलेगा तो एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड की इंटीग्रेशन होती क्या है, सभी सिंगुलैरिटी पर रेजिड्यू का टोटल। तो जो आपको सिंगुलैरिटी निकली उस पे आपने रेजिड्यू निकाल दिया, और रेजिड्यू उतना ही तो आया है जितने ऑर्डर का ये शून्य था। अब एफ जेड जो है या तो शून्य रखेगा या अनंत तक रखेगा। इन्होंने बोला है एफ जेड शून्य या अनंत तक की बात की है, उसकी सिंगुलैरिटी केवल अनंत तक है। अब मैं अनंत तक की बात कर रहा हूं। माना एफ जेड माना एफ जेड का z बराबर b पर n कोटि का शून्य है, सॉरी अनंत तक है। माना एफ जेड का z बराबर b पर n कोटि का अनंत तक है,
और अगर fz का z बराबर b पर n कोटि का अनंतक है तो fz कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, जहां साई ऑफ b 0 नहीं होगा, तथा साई z बराबर b पर विश्लेषिक होगा। माना fz का z बराबर b पर n कोटि का अनंतक है। माना fz का z बराबर b पर n कोटि का अनंतक है, और अगर fz का z बराबर b पर n कोटि का अनंतक है तो आप समझ रहे हैं कि fz को हम कैसे लिख पाएंगे, इस प्रकार से लिख पाएंगे, जहां साई ऑफ b 0 नहीं होगा और साई ऑफ b z बराबर b पर विश्लेषिक होगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी चीज को अपना रहा हूं दोबारा दोनों पक्षों पे लघुगणकीय करने पर। इसे मैंने दे दिया नंबर 3। नंबर 3 में दोनों पक्षों पर लॉग करने पर, और जैसे मैं लॉग करूंगा, लॉग मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव करूंगा तो वही एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड के रूप का आ रहा है जिस फॉर्म का मुझे चाहिए। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ए अपॉन बी इज लॉग ए। अगर आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं ऐसा। तो लॉग एफ जेड लॉग साई जेड लॉग ए माइनस लॉग बी जेड माइनस बी रेज टू पावर एन जी। अब मैं नंबर 4 को डेरिवेटिव कर रहा हूं अवकलनीय करने पर। तो ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव किया है तो एक चीज मुझे यहां से यह समझ आई कि चाहे एफ जेड का कोई शून्य होता है वो भी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड का पोल होता है, चाहे एफ जेड का कोई पोल होता है वो भी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड का पोल होता है। बस फर्क इतना है, जो जो आपके शून्य आ रहे हैं जितने जितने ऑर्डर के, उनके रेजिड्यू तो प्लस में आ रहा है, और जो जो आपके पोल आ रहे हैं उनके रेजिड्यू माइनस में आ रहा है। और असल में अगर मैं एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड का समाकलन निकालूंगा तो उसका आंसर क्या होता है, 2 पाई आयोटा इंटू सभी रेजिड्यूज का टोटल। तो जितने जीरो आएंगे जब इनका मैं टोटल करता जाऊंगा तो वो तो प्लस प्लस में आ गए। अगर मान लो ए होता m बार, सी होता के या ए होता 10 बार और सी होता 5 बार, इतने ही शून्य होते, ए 10 बार और सी 5 बार। तो इसी प्रकार से जब मैं ए के लिए सॉल्व करता तो मेरा आंसर 10 आता रेजिड्यू ए पर, इसी प्रकार से मैं सी के लिए करता तो मेरा रेजिड्यू आता 5। तो 5 और 10, और जब मैं इंटीग्रेशन करता तो सभी रेजिड्यूज का मुझे टोटल करना था, तो 10 और 5 15 हो जाते, जो कि सभी जितने शून्य आएंगे और कितनी कितनी बार आएंगे वो काउंट करना है, तो टोटल 15 आंसर आ गया। ऐसे मेरा पोल अगर बी और डी में आता, बी आता 2 बार और डी आता 4 बार, तो यहां पर इसका रेजिड्यू आता -2 और इसका आता -4, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो जब अब मैं इंटीग्रेशन करना चाहता तो इंटीग्रेशन कॉशी रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता, 2 पाई आयोटा इंटू सभी रेजिड्यूज का टोटल। तो मैं ए के लिए रेजिड्यू निकाला होता जब मैंने, क्योंकि चाहे वो एफ जेड का शून्य था बट एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड के लिए तो सिंगुलैरिटी का ही काम किया ना। तो ए का रेजिड्यू निकलता मेरा 10, सी का 5, बी का -2, डी का -4, और जब सभी रेजिड्यूज का टोटल करता तो 2 पाई आयोटा इंटू, वो 2 पाई आयोटा को बस जो प्रूव करना है उसमें इधर ले गए हैं, तो 10 + 5 -2 -4, ऐसा ही लग रहा है ना, सभी शून्यों का तो टोटल कर दिया और सभी पोल का माइनस कर दिया, जो आपको प्रूव करना है n - p। आप देख सकते हैं यही तो प्रूव करना है। Therefore, रेजिड्यू ऑफ एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड, तो एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड का रेजिड्यू क्या हो गया, पॉइंट बी पर -n। इसी प्रकार से आप सभी पोल और सभी उस पर काम कर सकते हैं, और बाय कॉशी रेजिड्यू थ्योरम
समाकलन का मान क्या आ जाएगा, समाकलन का मान जो आपको चाहिए उस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अतः कॉशी अवशेष प्रमेय से वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी, दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा, ठीक है, एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड बराबर इति सिद्धम, हैंस प्रूफ्ड। is equal to minimum of j1 to n, minimum of j1 to n xj minus yj का mod. Is this the